हैवानियत से देश हो चुका है शर्मसार और हर तरफ हो रही है हड़ताल। पीड़िता को कब मिलेगा इंसाफ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश दुष्कर्म की शिकार डॉक्टरों की हड़ताल। यहाँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में महिला रेजिडेंस डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और हत्या ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया है। आपको बता दें कि कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर संदिग्ध अवस्था में एक महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिलने के बाद से घटना ने पूरी तरह से मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 9 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्थायी कर्मचारी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर अब पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है जिसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा और हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल। ये दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से बात करें कि एक बार फिर दिल्ली की निर्भया कांड को अभी लोगों ने भूला नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब और कोलकाता की निर्भया कांड को अंजाम दिया गया है और सामने आई है हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। यानी यूं कहें कि लोग जो है इस घटना को भूल नहीं है, बल्कि 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर जो है हड़ताल पर है। ओपीडी जो है बंद कर दी गई है, हालांकि इमरजेंसी इमरजेंसी सुविधा चालू की गई है। हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता शारदा जायसवाल। शारदा, सबसे पहले जिस तरह से एक बार फिर निर्भया कांड जो है लोगों के जहन में याद आ गया है, क्योंकि दिल्ली का निर्भया कांड अभी लोगों ने भूला नहीं था, लेकिन अब कोलकाता का निर्भया कांड सामने आ गया है। क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी प्रदीप जी, आपको बता दें कि कहते हैं डॉक्टर्स जो है वो भगवान का दर्जा उन्हें दिया जाता है, लेकिन अगर वही डॉक्टर सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे होगा, आम जनमानस कैसे सुरक्षित हो सकता है। वो ऐसे ही कोलकाता से सामने आया है जो जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर जो कि ट्रेनी डॉक्टर थी, वो आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी के तौर पर काम कर रही थी। वहां पर वो सीख रही थी। वो अपने जूनियर डॉक्टर जो उनके साथी थे उनके साथ डिनर पर गई हुई थी। काम काज करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद वो थक कर वापस जब लौटी और वो सो रही थी, उस दौरान संजय रॉय नामक आरोपी आया और उसने ये तकरीबन सुबह के समय कह सकते हैं, शनिवार के दिन 3 से 6 बजे के बीच उसने हत्या को अंजाम दिया। हत्या ही नहीं थी, उसने दुष्कर्म किया और शरीर पर कई वार किए, जैसे कि उसने प्राइवेट पार्ट को नोचा। तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद उनके जो शव बरामद किए, उस दौरान ये भी दिखा कि उनके नाखून से स्किन बरामद हुए हैं आरोपी के। तो उसने बलात्कार किया, फिर उसके बाद हत्या की और यहाँ तक कि उसने आंखों आंखों से, जो लेडी डॉक्टर थी उनकी आंखों से खून बह रहे थे। आरोपी वहां से फिर फरार हो गया और जाता है, वो आराम करता है। इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद वो आराम करता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो पूरी तरह से जो भी जो सबूत है उसे मिटाने की हर प्रयास करता है। यहाँ तक कि कपड़े धो डालता है, खून से साफ कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आरोपी जो है वो कभी ना कहीं कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है, जिसकी वजह से वो गिरफ्त में आ ही जाता है। उसने महिला जो कि लेडी डॉक्टर, जिसका जब शव बरामद किया गया शनिवार के दिन, मौके पर पहुंची पुलिस ने, शव को कब्जे में लिया तो नाखून में स्किन बरामद किया गया, स्किन पाया गया जो कि आरोपी का था। और उसमें स्किन पाया गया। कहते हैं ना, जो वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी, जद्दोजहद थे, तो उस दौरान आरोपी का स्किन, उसके चोट जो है आरोपी के हाथ में लगी और वो स्किन आ गई। उसकी वजह से पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले। इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल से ब्लूटूथ बरामद हुए। इन सब चीजों से पुलिस को ये साफ हो गया और आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि ब्लूटूथ कनेक्शन, सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा स्किन जो पाया गया मृतक महिला के नाखून से। शारदा, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा। ममता जी, इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। ममता जी, लगातार महिलाओं के साथ रेप और मर्डर की मामले तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से निर्भया कांड दोहराया गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, वो भी रेजिडेंस डॉक्टर के साथ। क्योंकि हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, लेकिन जिस तरह से
एक महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। क्या कहें? शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये बहुत दर्दनाक और भयभीत कर देने वाली घटना है। अगर ये सड़क पे होती, सुनसान इलाके में होती, तो एक बार देखा जा सकता था, लेकिन जो माँ-बाप भरोसा करके जिस अस्पताल में एज़ अ ट्रेनी बच्ची को एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए भेज रहे हैं, ऐसे अस्पताल में अगर दुर्घटना ऐसी घट रही है, तो इसके लिए अस्पताल भी ज़िम्मेदार है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी ज़िम्मेदार है। और जो भी है मतलब वहाँ की लोगों पर भी सवाल उठाया जा सकता है, सीएम पर, वहाँ की कानूनी जो सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर भी सवाल उठाया जा सकता है और ये बहुत ही भयभीत कर देने वाली घटना है और ऐसी घटना उन माँ-बाप के लिए डराने वाली है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर अपने से दूर भेजते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पर ये सवाल उठाया जा रहा है और बहुत ही दुखी हूँ मैं इस केस से और इस कानूनी व्यवस्था से और स्पेशली इसमें दोषी आरोपी तो है ही, उसकी कड़ी निंदा करते हुए उसे कठिन से कठिन सजा जल्दी से जल्दी देनी चाहिए क्योंकि समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे दोषी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए वहाँ की सीएम को भी कड़ा रुख करना चाहिए और दोषी इसमें अस्पताल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सारे लोग हैं जहाँ पे बच्चियां पढ़ने जाती हैं, सीखने जाती हैं एज अ हॉस्टल। आपने क्या सुरक्षा व्यवस्था रखी है, आपने किन लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉय रखा है और आपकी न जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो मैं ये सुरक्षा की वजह से भी ये घटना घटी हुई है, तो इसके लिए मैं कड़ी निंदा करती हूँ इसका। बिल्कुल ममता जी, आप और शारदा बने रहे हमारे साथ, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। कोलकाता पुलिस का दावा है कि शायद हत्या करने के बाद डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया है। पूरी संभावना है कि सबसे पहले उसकी हत्या सोते समय की गई है। पुलिस ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि पहले गला दबाकर हत्या की गई हो और फिर यौन उत्पीड़न किया गया हो। घटनास्थल से मिले सबूत इस तरह के इशारे कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार अब रेसिडेंट्स जो डॉक्टर एसोसिएशन है वो लगातार हड़ताल पर है। करीब 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर है। इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से देश में डॉक्टर का जो है भगवान से उपमा दी जाती है और हमारे समाज में लगातार मरीज और जो पेशेंट डॉक्टर होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है वो भक्त और भगवान का तरह होता है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी है, डॉक्टर सुनीता दुबे। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। सुनीता जी, सबसे पहले जिस तरह से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया गया है, कोलकाता में हैवानियत की पूरी हदें आरोपी ने पार कर दी है। एज ए डॉक्टर पहली प्रतिक्रिया क्या है? यही कि जो जितने भी देश के डॉक्टर हैं, हर एक डॉक्टर के दिल में उनका डॉक्टर होने का दर्द और उनके अंदर का डॉक्टर मरना महसूस हुआ हमें। क्योंकि कहीं भी जो आप बोलते हो जीवन आप बचा रहे हो और आप ही अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो, आपके सिस्टम से, आपके सराउंडिंग से, तो हम दूसरों की जान बचाने के लिए जो सोचते हैं, वो किस तरह से हम अगर इन्वायरमेंट हमारा सेफ नहीं है, तो हम किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, ये एक बहुत ही सीरियस सोचने की बात है और ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार-बार हो रहा है। कई बार हो रहा है कि डॉक्टर पर आए दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर लोग मारा-मारी करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको इवन चाहे वो हमारी सिस्टम है, गवर्नमेंट है, पेशेंट है, सबको अपने आप को आत्म निरीक्षण करना पड़ेगा कि क्यों इस तरह से वो हो जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और मार भी दे रहे हैं। और पर्टिकुलर ये वाले डॉक्टर के साथ जो हुआ है, वो तो पूरे आजीवन ये जग पूरे देश पर रहेगा, विश्व पर रहेगा, हर डॉक्टर के मन पे रहेगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि जब हम मेडिकल करते हैं तो हर एक मेडिकल कॉलेज में हम कॉरिडोर में वॉक करते हैं लेट नाइट, चाहे एनाटॉमी पढ़ाई के टाइम पे हो, चाहे किसी केस के लिए नाइट में इमरजेंसीज के लिए, तो हमारी नाइट में बहुत सारी कभी भी किसी भी टाइम बिना किसी हेल्प का पेशेंट ने बुलाया, ब्लीडिंग हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, हम सब डॉक्टर वहां पहुंच जा रहे हैं। लेकिन उस जगह से उस जगह तक पहुंचने के लिए और इतना असुरक्षित महसूस होता है, पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि दिल में ऐसा लगता है, लेकिन ये जो हो रहा है घटना के साथ और भी ये हो जाता है कि हम अपने सिस्टम में, अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है।
बिल्कुल सुनीता जी, लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, चाहे आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें या दिल्ली के निर्भया कांड की बात करें, और जिस तरह से अब कोलकाता में निर्भया कांड को दोहराने की कोशिश की गई है, क्योंकि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से निर्दयता से जिस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया गया है, उनकी बॉडी पर लगातार खून के निशान देखने को मिले और आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी जूते पर खून और ईयरबड यानी ईयरफोन से। ऐसे में लगातार जो है हमारी संवाददाता दाता जो है शारदा जायसवाल हमसे जुड़ी हुई है। शारदा, अब ये भी खबर निकल कर सामने आई है कि हॉस्पिटल प्रशासन भी लगातार अब इस मामले से कहीं ना कहीं कन्नी काटते मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष को निलंबित करने की बात सामने आई है। और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीड़ित परिवार से बात की है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस वारदात के बाद तो राजनेताओं का दौरा तो जारी ही रहेगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सीएम हो या फिर कोई और। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले आरोपी की बात कर देते। संजय रॉय ने इस हत्या के वारदात को अंजाम देने से पहले उसने वो नशे की हालत में था, ये भी पता चला है। इसके अलावा वो पोर्न वीडियोस देख रहा था, देखने के बाद उसने वो गया था और उसने इस तरह से हत्या को अंजाम दिया। ये भी इस घटना के बाद लगातार जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, सरकारी रेसिडेंट डॉक्टर्स है, उनका गुस्सा जो है पूरा सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनके संगठन द्वारा मांगे की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की जा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आरजी कर अस्पताल में इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके बाद वहां पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी थे, लेकिन इन कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी इस तरह की वारदात को कैसे घटित हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम लगातार जो है, चाहे वो छात्र हो मेडिकल कॉलेज के या फिर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, वो लगातार मांग करे, कोई फांसी की मांग कर रहा है, कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ने उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है, कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, अगर सीबीआई जांच चाहिए तो वो भी होगी। इसके अलावा उन्होंने परिजनों की मदद के लिए भी कहा है। परिजनों की मदद होती रहेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा को लेकर हमारे आखिर चाहे वो महिला डॉक्टर हो या फिर कॉलेजेस हो या फिर आपको रास्ते में रोकना कहीं भी सड़क से चाहेंगे। जो गुजर रही हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते तक हम पुलिस को इस मामले की जांच का समय देते हैं। अगर इस 1 हफ्ते में पुलिस मामले की जांच स्पष्ट नहीं कर पाई तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। ममता जी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर से पूरा ये जो है कानून व्यवस्था बिगाड़ने की जो जिम्मेदारी है वो पश्चिम बंगाल की सरकार को दे दिया। क्या लगता है कि इस तरह के मामलों को लेकर राजनीति करना उचित है? बिल्कुल सर, अगर एक महिला की सुरक्षा की बात हो तो उनकी सुरक्षा का काम राजनीति के मुद्दे में इसलिए आता है क्योंकि वहाँ की जो प्रशासन है, अगर प्रशासन कड़क नहीं होगा, अगर सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी तो प्रशासन को तो दोष दिया ही जाएगा। और जबकि महिला है वहाँ की सीएम, और वहाँ पे मेट्रो सिटी कोलकाता राजधानी है बंगाल की, और बंगाल की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं जहाँ पे हॉस्पिटल इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद अगर वो जो रॉय है वो है कौन, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, वो खुद डॉक्टर थे या फिर वो कैसे उस अस्पताल में किस किस हिसाब से वो वहाँ पे थे और क्या काम करते थे, और उनकी अस्थायी कर्मचारी थे सुरक्षा। ममता जी, अस्थायी कर्मचारी था संजय रॉय, जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अस्थायी रूप से रखा गया था। तो ये अगर कर्मचारी थे सर, तो एक लेडी डॉक्टर, एक ट्रेनी, जो बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं, जो लड़कियां स्पेशली, जो माँ बाप अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़े को दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, ऐसी लड़कियों को अस्पताल में क्या भरोसा दिखाएगा। सुनीता जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हम जब हॉस्पिटल में रहते हैं, कॉरिडोर में वॉक करते हैं पढ़ाई के लिए, मरीजों को देखने के लिए, देर रात जब भी हमें इमरजेंसी लगती है हम पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने अब हड़ताल शुरू कर दी है, ऐसे में उन मरीजों का क्या जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की जाएगी और एज ए डॉक्टर किस तरह की सुरक्षा की मांग करेंगी प्रशासन से? पहली बात तो कोई भी डॉक्टर भारत में कोई स्ट्राइक पे एमबीबीएस करके एमडी करके स्ट्राइक के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन जब उसके स्ट्राइक कभी भी एक पॉजिटिव चीज नहीं होती है, ये बहुत सैड होता है। कोई भी डॉक्टर, हमारी संस्था मेड्सकेप इंडिया है और इस वक्त मेड्सकेप
मेडस्केप इंडिया नेशनल बिल के ऊपर काम कर रही है, जो प्रोटेक्शन के लिए मांग कर रही है गवर्नमेंट के साथ। आपको बिलीव नहीं होगा, जो ऑल इंडिया आपके एसोसिएट स्टूडेंट है वो भी उसके पार्ट है। बहुत सारे एनएमओ, बहुत सारे मेडिकल, हर स्पेशलिटी के, चाहे रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, होम्योपैथिक, डेंटल, आयुर्वेदा, हर एक एसोसिएशन स्पेशलिटी इस मुद्दे से जुड़ी है। और 1 साल से हम लोग प्रिवेंशन ऑफ डॉक्टर असॉल्ट नेशनल बिल पे काम कर रहे हैं। और ये बिल पिटीशन से लेकर, राज्यसभा पिटीशन से लेके इसको 241 एमपी लोगों ने भी इंडोर्स किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी जा चुकी है। कई तरीके से इसको प्रयास करते हैं कि सेफ्टी मेडिकल कम्युनिटी में आए, क्योंकि ये कैजुअल चीज नहीं है। जिस तरह से आप देखोगे उसमें हमने मांगा है, पहला मांगा है हमने कि आप हमको सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी के अंदर चाहे वो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी हो, कैमरा की हो, वॉचमैन की हो, वो एक सिक्योरिटी आप बोल रहे हो। एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लाने के लिए बोल रहे हैं, जहां पे आप ड्यूरिंग एमबीबीएस, फॉर एग्जांपल मैंने एमबीबीएस किया, मुझे ये नहीं पता है कि मॉब को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, डॉक्टरों को किस तरह से डेथ डिक्लेयर करना चाहिए। तो एजुकेशन में भी चेंजेस लाने के लिए हमने बोला है। तीसरा, हम लोगों ने उनको ये भी बोला है कि आप ट्रिब्यूनल हेल्थ लेकर आइए। तो इंडस्ट्री जो हेल्थ इंडस्ट्री लॉज होती है, उसमें क्या होता है कि अगर हमारी रेडियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल हमारे मेडिकल की कोई इशू है, उसको हम लोग अपने स्पेशलिटी को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आए दिन जब देखो डॉक्टरों को क्लिनिक में मार दे रहे हैं, बेड नहीं मिला उसके लिए मार दे रहे हैं, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा, आप गुस्सा हो गए, पेशेंट आपको डॉक्टर बिजी है उसके लिए मार दे रहे हैं, आपको कई सारी चीजों के लिए मार दे रहे हैं जिसके अंदर डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। तो जो जिस तरह से पंचिंग बैग बने हुए हैं आज इंडिया में डॉक्टर, उसके लिए जरूर हमें ऐसा सिस्टम लाना है जो उन्हें हेल्प कर सके। हमने ये भी बोला है कि आप एक यूनिवर्सल ऐप लाइए, जिसमें पेशेंट के एंट्री से लेकर डॉक्टर के भी किस तरह से पेशेंट को देखा, आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हो कलर कोडिंग के द्वारा। पूरी प्रोग्राम हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है, और हर स्टेट में 21 स्टेट में ऑलरेडी एक्ट है प्रोटेक्शन का, जो टूथलेस है, वो अपने डॉक्टरों को बचा नहीं पा रही। आप अगर हम मुंबई से हैं तो महाराष्ट्र का लेते हैं, 1300 डॉक्टरों में से 4 भी डॉक्टर को, मतलब 4 भी लोगों को पनिशमेंट नहीं हुआ है। और ऐसा सिंपल सा एक्ट है कि आप 50,000 रुपया जुर्माना भरेंगे, 3 साल जेल में जाएंगे। 1 घंटा डॉक्टरों को मारने के बाद, 1 घंटे के बाद जो मारे हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं। तो हजारों चीज ऐसी हैं जो मेडिकल फ्रेटर्निटी महसूस कर रही है। इस बार पहली बार कि सारे डॉक्टर एक साथ, मतलब इस वक्त 32 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेडकेप इंडिया से जुड़े हैं, और प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट जो नेशनल बिल है, जो स्टेट का बिल है, उसको इम्प्रूव करके नेशनल बिल बनाने की मांग कर रहे हैं। ये चल ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप जैसे बोल रहे हैं कि जब हम कोई भी डॉक्टर इस वक्त ऐसी स्थिति है, कभी जब पेशेंट को न देखे इमरजेंसी में, बहुत इम्पॉसिबल है, तब इमरजेंसी कहीं न कहीं चालू रहती है। रेसिडेंट अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे है तो सीनियर डॉक्टर डेफिनेटली देख रहे होंगे। कभी भी डॉक्टर अपने पेशेंट के बियॉन्ड उनकी लाइफ नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर को ही फेथ नहीं अपने सिस्टम में, वही सेफ नहीं है, वो दूसरे का ट्रीटमेंट कितने दिल से करेगा। अगर आप पेशेंट उन्हें मारने वाला है और इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, और उस हालात सुनीता जो जी, डॉक्टर का सुनीता जी, इमोशन है वो सुनीता जी, अच्छा आपको रोकना सर्व नहीं चाहूंगा। कर जिस सकता। तरीके से इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज की अगर बात करते हैं, एक महिला डॉक्टर करीब 4 से 5 घंटे जो है सेमिनार हॉल में बेहोश पड़ी रहती है। सिक्योरिटी की क्या लगती है? सिक्योरिटी की कमी हर तरफ, तो ये कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, लेकिन जिस तरह से आरोपी इस पूरी वारदात को अंजाम देता है, घर जाकर सो जाता है, सुबह उठ के कपड़े धुल लेता है, पुलिस को बाद में जानकारी मिलती है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भी इस घटना में लापरवाही सामने आ रही है? जी, एक्चुअली क्या है कि जो मैंने पर्सनली महसूस किया, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी जो महसूस कर रही है कि जो जो एक्सपेंस होता है, जो अच्छी क्वालिटी का जो कैमरा होता है, जो मॉनिटरिंग होती है, जिस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये करना चाहती है डॉक्टरों के लिए। तो ये हमारा अपना ही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो आप बोल रहे कैमरा दिख रहा है, कैमरा चल नहीं रहा है, कई सारी चीजें हैं। अगर बहुत सारे टाइम की कैमरा चल रहा है तो नेट नहीं चल रहा है,
कोई ना कोई बहाना बन के, कोई ना कोई रीजन होके हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हम हजारों चीजों की बातें बोल रहे हैं, विश्व गुरु होने की बातें कर रहे हैं, पर जो हमारा बेसिक है, जो एम्पावरमेंट हमें अपने हेल्थ केयर को देना चाहिए या हमारे स्टाफ को देना चाहिए, हमारे सिस्टर ब्रदर हेल्थ प्रोवाइडर को देना चाहिए, वो मिसिंग है टोटली। उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट है। ये कई दिनों से इस हॉस्पिटल में, आई एम श्योर कि कैमरा नहीं चल रहा था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, उसके हजार इशू थे, क्योंकि जब ये घटना हुई तब लोगों की नजर इस पे जा रही है, हम उस पे फोकस हो रहे हैं, लेकिन न जाने कितने हॉस्पिटल, जैसे कि आज मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन की इस बिल के लिए 7,000 मेडिकल इंस्टीट्यूट के भी सपोर्ट आए हैं। इसका मतलब ये है कि हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल के में बहुत सारी चीजें गाइडलाइन ऑन पेपर होता है कि ये इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है, सेफ है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। जब जब ऐसे हादसा होते हैं तब तब सब लोग बाहर आते हैं और उसको अपनी तरीके से प्रिटेंड करते हैं। जैसे कि ये लड़की एक किसी की बेटी थी, बहन थी, हमारी कलीग थी, और जिस तरह से उसके साथ हुआ है, आपको पता है कि जब हम बात भी कर रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो ये एहसास करना है कि ये बात स्टेट का है ही नहीं है, ये हमारे खुद का, हम बात करते हैं कि हम हमारे देश की ऐसे कल्चर है, हम इस तरह से पढ़े लिखे हैं, हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, हमारा सिस्टम रहना चाहिए, पर जो कोड ऑफ कंडक्ट एक इंसान जो मेंटली इल है, वो जॉब पे है, वो वहाँ के डॉक्टरों पे नजर रखा हुआ है अपने सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, कोई भी सिस्टम वहाँ पे नहीं है, कहीं भी नहीं है कि जो ये देखे कि आप किसी को जॉब पे रख रहे हो, वर्दी है कि नहीं, उस डॉक्टर से बात करने का, उसके बाजू में खड़े होने का वर्दी है कि नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जा रहा है। वो आदमी कहाँ से पहुंचा, किस तरह से हॉल में उसे ले गया, वो सोचने वाली बात है सब। कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हम उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं दे रहे हैं जिससे हमारे हॉस्पिटल की सुरक्षा या हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हो। उन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो लगातार जो है महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, दुष्कर्म और हत्या, ये लगातार मामले आ रहे हैं। अभी हाल में हम लोगों ने सबने देखा होगा कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जिस तरह से एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया था, और अब कोलकाता से जो है जिस तरह से मामला सामने आया है, जिससे पूरा देश जो है अचंभित है और यूं कहे कि पूरा देश झकझोर उठा है। क्या कहेंगी, आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी इस देश में? होंगी सर, ये तो प्रशासन को ध्यान देना होगा। शायद ममता जी का शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शारदा जायसवाल लगातार बनी हुई है। शारदा, जिस तरीके से अब कार्रवाई की बात की जा रही है, ममता बनर्जी ने साफ तौर से कहा है कि अगर एक हफ्ते में पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कंप्लीट नहीं करेगी तो सीबीआई को सौंप दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी माँ की कोख सूनी हो गई और किसी बाप के बेटी उजड़ गई। क्या कहेंगी कि एक बाप जो कई सपने लेकर अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजता है, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी का अब जो है आखिरी दिन चल रहा है। जी प्रदीप, आपको बता दें कि लगातार सिर्फ परिजन ही नहीं, परिजनों का तो रो रो कर पूरी तरह से बुरा हाल हो चुका है। वो जिस तरह से अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाने का सपना उन्होंने देखा था, वो ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में वहां पर काम कर रही थी, उसके साथ इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि हैवान सिर्फ वहां पर ही नहीं किया, इससे पहले उसके परिवार की बात कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड को लेकर उसकी असलियत जो सामने आई है, वो ये कहा जा रहा है कि उसने 4 शादियां की थी। उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़ चुकी थी, एक की मृत्यु हो गई थी कैंसर की वजह से, और उन्होंने उसमें से भी एक पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था, उससे दुर्व्यवहार किया था पत्नियों के साथ। तो सिर्फ वो अपने पारिवारिक जीवन में भी वो सही नहीं था। और कहा भी ये भी जा रहा है कि इस दरिंदे ने नशे की हालत में था। सवाल उठ रहा है कि परिजनों का तो मांग है, उनका घर तो सूना हो चुका है। अपनी बेटी को जिस तरह से वो सपने देख रहे थे कि उनकी बेटी पढ़ने एक कामयाब डॉक्टर बनेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी दुनिया को अलविदा कह देगी, वो भी इस तरह से हैवान का शिकार हो जाएगी। वो थकी हुई थी, वो आराम कर रही थी, लेकिन उसे नहीं
पता था कि वो सो रही है और वो पूरी तरह से दुनिया को अलविदा कह देगी। लगातार सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स पर ही नहीं, सिर्फ प्रशासन, डॉक्टर के मैंने वहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था है उस पर, या वहाँ सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह से वहाँ पर इससे पहले भी मरीजों की तरह की प्रॉब्लम्स आई होगी, वो शायद सामने नहीं आया होगा। सीसीटीवी कैमरे को लेकर उठ रहा है कि क्या वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी या सीसीटीवी फुटेजेस काम नहीं कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं था, जिसको लेकर तमाम छात्र जो है सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, फास्ट ट्रैक की मांग की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर निर्भया कांड जैसा एक बार फिर से देश में है। इससे पहले नवी मुंबई में यशवी हत्याकांड को लेकर सियासत भी हुई, तमाम तरह के आश्वासन दिए गए कि उनकी परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ये मुआवजे की बात नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर हमारे देश की लड़की कब सुरक्षित होंगी, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, टीचर के रूप में हो, छात्रा के रूप में हो, या फिर आम गृहिणी। कई महिलाएं ऐसे भी है जो अपने परिवार में ही सुरक्षित नहीं है, और ऐसे कई घटनाएं होती है जो सामने नहीं आते। तो कुल मिलाकर बात इतना है कि आखिरकार हमारे देश में कब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित करेंगी। और इस मामले को लेकर अगर बात करें तो लगातार छात्रों का गुस्सा जो है फूट रहा है। वो लगातार जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर है, आज से घोषित किया गया है। फास्ट ट्रैक की मांग की जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कई फांसी की मांग करें तो कई कह रहे हैं कि उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले कोई भी आरोपी सोचे आखिरकार वो हमारे देश में ऐसे इस तरह के वारदात, इस तरह की हैवानियत पर अंकुश लगेगा। तमाम तरह के लोग अपनी अपनी तरह से मांग कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हो या हैवानियत पर कब लगाम लगेगा। सुनीता जी, हाल ही में हमने एक खबर चलाई थी रीवा मध्य प्रदेश से, जहां भाई ने अश्लील वीडियो देखने के बाद अपनी मासूम बहन के साथ रेप की घटना कर और उसको मौत के घाट उतार दिया था। फिर हमने नवी मुंबई की यशस्वी शिंदे की घटना देखी। लगातार जिस तरह से लड़कियों और महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें हो रही हैं, आखिर लोगों की मानसिकता कैसे बदली जा सकती है? एज ए डॉक्टर क्या कहें? पहली बात, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो महिलाओं की स्थिति, चाहे आपके महाराष्ट्र में भी, किसी स्टेट में या नेशनली जो भी है, ये बेसिकली ज्यादा से आप उसको ये बोले कि लोग मेंटली नॉर्मल नहीं है, माइंड सेट का इश्यू है महिलाओं को लेकर। एक तो वो, दूसरे लोग अपने घर में अगर कोई एबनॉर्मल है उसके लिए इग्नोरेंट है। अगर किसी को पता है कि हमारा बच्चा गलत है तो उसको सहायता देने के बदले, इग्नोरेंट होने के बदले उसको एजुकेट करिए, अवेयरनेस लाइए। और उसके साथ अगर कोई उसकी मेंटल हेल्थ की इश्यूज है, जैसे कि ये इस स्टाफ ने जो डॉक्टर के साथ किया, वो क्लिनिकली इल हेल्थ था, मेंटली उसके प्रॉब्लम से, उसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है एजुकेशन, अवेयरनेस, लगातार मेंटल काउंसलिंग करने के बाद ये चीजें सॉल्व हो सकती है, और ये हर एक लेवल पे है। और भारत चाहे कितनी भी बात कर दे, लड़कियों के लिए आज भी उनका माइंडसेट उस लेवल पे नहीं है। भले ही लड़कियां कितना भी अच्छा करें, जैसे कि जब कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है या कहीं कोई बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं, इवन जो अगर आपको नोबेल पुरस्कार आपको भारत के बाद बाहर मिल रहा है, तब आपको इंडिया में रिकॉग्नाइज मिल रहा है। तो लोगों को, लड़कियों को एक्सेप्ट करना, उनके यू कैन से कि हाउ टू स्टे विद दिस काइंड ऑफ गर्ल, जो इतने सारे एजुकेट होके, इतने एम्पावर्ड होके लड़कियां आ रही हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए सिस्टम को, ये जरूर एक सीखने और सिखाने वाली कोड ऑफ कंडक्ट एक नेशनली होनी चाहिए बिहेवियर के ऊपर, जो बहुत ही जरूरी है इस वक्त। क्योंकि जहां भी देखो, हर एक लेवल पे कोई ना कोई इस तरह से आ जाते हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। अभी जैसे कि इनके पिताजी बोले कि अब उनकी बेटी का नहीं पता था आखिरी बार है, और जैसे मेरे डैड भी मुझे डॉक्टर जब बनाना चाहते तो कई बार मेरे डॉक्टर बनने से पहले कई बार अपने डायरी पे नाम लिखते थे। उन्हें इतना अच्छा लगता था लिख के, डॉक्टर सुनीता दुबे। मेरी पढ़ाई के दौरान तो ऐसे इमोशन उस डैडी के भी होंगे जो डॉक्टर के डेथ हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, न जाने कितने लोग, जैसे एक डॉक्टर का डेथ होता है तो ये इंडिया के लिए इकोनॉमिकल लॉस भी है, क्योंकि मेडिकल पे आप एक डॉक्टर पे इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब आप आपके देश के ग्रोथ के लिए इम्पैक्ट करते हो। आप मेडिकल टूरिज्म, बिहेवियर से लेके, सोशल से लेके, हर एक चीज का डेवलपमेंट अगर एक लड़की डॉक्टर बनती है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर जब लड़की बनती है उसके
एक लड़की डॉक्टर बनने की वजह से न जाने कितने जगह, कितनी फैमिलीज, कितने गांव, उसका एरिया, उसका हॉस्पिटल, उसकी बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिविटी से, सुनीता उसके जी, हेल्थ से सुनीता जी इम्पैक्ट बिल्कुल होता है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये सिर्फ एक माता पिता ने अपनी बेटी नहीं खोई है, बल्कि देश ने भी एक होनहार और एक टैलेंट यानी एक डॉक्टर को खोया है। एक बेटी देश की भी बेटी होती है, जब वो डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करती तो देश का भी उसमें विकास ही है। लेकिन जिस तरीके से अब सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार कब थमेंगे। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना में तृणमूल कांग्रेस महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद जघन्य है। राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बलात्कारी की कोई पहचान नहीं होती, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई कर्मचारी हो, मजदूर हो या कुछ भी हो, आरोपी एक खूनी है। मैंने देखा है कई राजनीतिक दल झंडे लेकर सड़कों पर उतरते हैं। हमें इसके बजाय अध्यादेश या विधेयक लाना चाहिए ताकि 7 दिनों में त्वरित न्याय मिल सके। विरोध कर रहे भाजपा नेताओं को बलात्कारियों को 7 दिन में सजा दिलाने वाला विधेयक लाना चाहिए और विपक्ष के तौर पर टीएमसी और कांग्रेस का काम विधेयक का समर्थन करना है। लेकिन जिस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी खो दी है, इसकी कीमत वही जान सकते हैं। राजनीतिक दल, मीडिया, न्यायपालिका की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सामूहिक रूप से परिवार को न्याय दिलाए। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।